विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे। इससे पहले एक बार हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और हमारे जो कुछ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स और एटम को कंबाइन करने के लिए जो दो लॉस हमने पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आइए देखिए क्या होता है। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉस थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला लॉ था, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन हमें क्या बता रहा था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये बता रहा था कि इन अ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन स्टेट्स दैट इन अ केमिकल substance the elements are always present in a definite proportion by mass। जो भी एलिमेंट्स हमारा केमिकल सब्सटेंस जब बनेगा तो हमारा जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा वो डेफिनेट प्रपोर्शन में अरेंज होगा, डेफिनेट प्रपोर्शन में ही प्रेजेंट होगा। ये हमारा सेकेंड लॉ था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे डाल्टन सर आए, उन्होंने इन दो पोस्टुलेट्स पर वर्क किया, इन दो हमारे लॉस पर वर्क किया और इन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। इनके पोस्टुलेट्स थे, पहला पोस्टुलेट क्या था? पहला पोस्टुलेट कहता है ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सभी मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने हैं जिसे कि एटम कहा जाता है। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये एटम्स जो हैं ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट इनका क्या था? ये बोलते हैं कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। सेकेंड पोस्टुलेट इनका था कि एटम हमारा जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसे हम ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट था हमारा डाल्टन सर का कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमारा जो भी एलिमेंट है उसके जो भी एटम्स होंगे वो मास में भी आइडेंटिकल होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। फोर्थ पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे तो उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। पांचवा पोस्टुलेट है एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब एक कंपाउंड बनाने के लिए जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो होल नंबर में कंबाइन करेंगे। और छठा पोस्टुलेट था द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये हमारे 6 पोस्टुलेट्स थे जो हमारे डाल्टन सर ने दिए थे। अब इस चीज़ को, ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी और जो ये दो पोस्टुलेट्स पढ़े, इनको ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें देखना है एटॉमिक मास क्या होता है। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ एटॉमिक मास। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था जो उन्होंने बताया था। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। उनके अकॉर्डिंग, डाल्टन सर के अकॉर्डिंग, हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक मास होता है। द थ्योरी could explain the law of constant proportions so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of the atom. Since determining
The mass of an individual atom was a relative difficult task. Relative atomic mass were determined by using the laws of chemical combination and compound form. अब हमें क्या करना है कि किसी इंडिविजुअल एटम का मास निकालना है। इंडिविजुअल एटम का जब हमें मास निकालना होता है तो ये जनरली एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो अब हम कैसे मास निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग फाइंड करेंगे। हमारे पास में लॉ था, एक लॉ हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कंपाउंड को कैसे फॉर्म करते हैं ये हमने सीखा था। तो अब देखते हैं कि हम क्या करेंगे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है। It was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बन रहा है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन का एक डेफिनेट मास है यहाँ पर, वो है 3 ग्राम। उसी तरह से ऑक्सीजन का भी एक डेफिनेट मास है, वो है 4 ग्राम। तो ये 3 और 4 ग्राम के प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास यहाँ पर ऑक्सीजन का 3 दिया हुआ है और कार्बन का 4 दिया है। इस तरह से ये कंबाइन हो रहे हैं। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट earlier abbreviated as AMU, but according to latest IUPAC recommendations, it is now written as U, Unified Mass। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, एब्रीविएशन पहले यूज़ करते थे AMU। ये हमारा AMU जो हम पहले यूज़ करते थे, बट आज के टाइम IUPAC ने इसके लिए रिकमेंड किया है नाम U। तो अब हम U से एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं। नाउ यहाँ लिखा है सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट एज इक्वल टू द मास ऑफ कार्बन एटम। मतलब यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट को इन्होंने डिफाइन किया है कार्बन एटम के मास के बराबर। देन वी वुड assign carbon an atomic mass of 1.0 U and oxygen an atomic mass of 1.33 U। इस केस में इन्होंने कार्बन का एटॉमिक मास कितना कंसिडर किया है, 1.0 U, और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना कंसिडर किया गया है, 1.33 U। However, it is more convenient to have these numbers as a whole number और एज नियर टू अ होल नंबर्स एज पॉसिबल। तो वहाँ पर ये जो नंबर इन्होंने कंसिडर किया था पॉइंट में कंसिडर किया था, तो पॉइंट में ना कंसिडर करके इसको होल नंबर के फॉर्म में कंसिडर करना होता है। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ अ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। तो हमारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे एटॉमिक मास यूनिट्स पर रिसर्च किया उन्होंने। एंड साइंटिस्ट ने इनिशियली क्या किया, हमारा एक नेचुरली ऑकरिंग हमारा ऑक्सीजन था, उसको यूनिट के उसका हमारा जो ऑक्सीजन था उसका 1/16 भाग लिया है, हमारा यूनिट के फॉर्म में कंसिडर किया। दिस वॉज कंसिडर्ड रेलिवेंट ड्यू टू 2 रीजन्स। इसको रेलिवेंट माना गया, इसके पीछे 2 रीज़न था। पहला रीज़न क्या था, ऑक्सीजन रिएक्टेड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स। हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज अ होल नंबर। इस वजह से ये जो एटॉमिक मास यूनिट है ये क्या करता है, हमारा मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका मास हमें होल नंबर में देता है। हाउएवर इन 1961 for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic mass।
उसके बाद 1961 में क्या हो गया, हमारे पास में कार्बन का आइसोटोप आया, कार्बन 12, जिसको कि स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया हमारा एटॉमिक मास मेज़र करने के लिए। ये हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। एटॉमिक मास यूनिट हमारा मास को मेज़र करने के लिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट था। वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon 12। तो वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब 1/12 मास किसका होगा? कार्बन 12 का 1/12 मास के बराबर हमारा एटॉमिक मास, वन एटॉमिक मास यूनिट होगा। The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12। इसी तरह से हम कार्बन 12 को रेफरेंस पॉइंट मान करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मास हम फाइंड करते थे। इमेजिन फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वे विथ हिम। तो यहाँ पर आपको इमेजिन करने के लिए बोला है कि एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कोई वेइंग मशीन के लिए, मतलब वे करने के लिए कोई भी जैसे बटखरा होता है यूज़ किया जाता है, उस तरह का कोई बटखरा उसके पास नहीं है। तो वो क्या करेगा? ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट। तो उसने वाटरमेलन, ये है उनका, उसने एक टुकड़ा लिया और उसको उसने कंसिडर कर लिया कि ये जो है ये हमारा 12 यूनिट मास के बराबर है। इस वाटरमेलन के उसने 12 टुकड़े किए थे, ये 12 यूनिट मास के बराबर है। वही ये लिखा हुआ है 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट। ही मेक्स 12 इक्वल पीसेस ऑफ वाटरमेलन एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग रिलेटिव टू मास ऑफ वन पीस ऑफ वाटरमेलन। तो इसने इस वाटरमेलन के 12 टुकड़े किए और इन सब का मास इसके रिलेटिव में मेज़र किया। तो ये हमारा 12 पार्ट के बराबर में था, 1 पार्ट इतना होगा, तो इसी तरह से सारे के सारे पार्ट इसके बराबर हो गए। नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट्स बाय रिलेटिव फ्रूट मास FMU। इस तरह से उन्होंने अपने फ्रूट को बेचा, कैसे? रिलेटिव फ्रूट मास से। इसके रिलेशन में सारा का सारा इतना ही मास के बराबर है, तो ये इक्वल मास में आ गया। एज इन फिगर 3.4। इस तरह से यहाँ पर इसने मेज़र किया है जितने भी फ्रूट हैं ये इतने के बराबर है, तो इससे मेज़र किया गया अगले फ्रूट को भी। तो इस तरह से बटखरे की जगह पर इस वाटरमेलन के पीस का यूज़ हुआ है। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया गया है? द एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम का जो भी मास होगा उसके 1/12 का एवरेज लिया गया है। तो इस तरह से हमने किस चीज़ को डिफ़ाइन किया है? इस तरह से डिफ़ाइन हो गया है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ से ये डेफिनेशन ध्यान में रखना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मास दिए हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U, कार्बन का एटॉमिक मास है 12U, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14U, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16U, सोडियम का एटॉमिक मास है 23U, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24U, सल्फर का एटॉमिक मास है 32U, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5U एंड कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40U। ये सारे जो एटॉमिक मासेस हैं इसको याद रखना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये सारे मासेस को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हम जानते हैं जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे हमारा एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं या फिर आयंस बनाते हैं।
एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स और आयंस का फॉर्मेशन होता है। These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel और touch। और इस तरह से ये हमारे एटम्स कंबाइन करके, अगर एटम्स कंबाइन किए तो एलिमेंट बनाए, इसी तरह से एलिमेंट कंबाइन किए तो हमारे पास में मैटर का फॉर्मेशन हुआ। और हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं, वही मैटर है। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। डिफाइंड द एटॉमिक मास यूनिट। अभी हमने एटॉमिक मास यूनिट के लिए डेफिनेशन बनाया था, देख लेते हैं। सो वी कैन डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट एज वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। The relative atomic mass of all the elements have been found with respect to an atom of the carbon 12। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? Why is it not possible to see an atom with naked eye? हम अपनी नेकेड आई से एटम्स को क्यों नहीं देख सकते हैं? सॉल्यूशन इज एज an atom is extremely small in size। हमारे जो एटम होते हैं वे साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट विथ नेकेड आई, इसीलिए हम इसे अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। जनरली रेडियस ऑफ एन एटम इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर्स। हमने अभी देखा था, टेबल में हमारे पास में था, हमारा जो एटम का रेडियस कितना होता है, नैनोमीटर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, एटमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 10 to 1 नैनोमीटर। हमारा जो हाइड्रोजन एटम होता है वो 10 से 1 नैनोमीटर के बराबर में होता है। ये हमारे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। अगर यदि कोई भी डाउट हो तो हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।